हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को आसान और बहुत ज्यादा मजेदार। तो बच्चों, जो हमारा क्लास 12th की डेरिवेशन सीरीज चल रही थी, आज इस डेरिवेशन सीरीज में मैं लेकर के आ गया हूं आपका अगला डेरिवेशन, जो बेस्ड है गॉस लॉ एप्लीकेशन पे। जैसे अभी लास्ट वीडियो में आपने गॉस लॉ पढ़ा था क्लास 12 का, मैंने जो आपके लिए पोस्ट किया था, ठीक है। तो अभी गॉस लॉ पे बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और जो उससे रिलेटेड डेरिवेशन है उन्हें मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज गॉस लॉ के एप्लीकेशन बेस्ड जो सबसे पहला डेरिवेशन है हमारा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सो हमें इस डेरिवेशन में क्या फाइंड करना है, ठीक है। बिना देरी किए मैं सबसे पहले बताता हूं आपको, या आप भी जानिए कि आपको पता क्या करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, हमें पता करना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। किसकी वजह से बतानी है? इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, मतलब एक वायर होगा और वो वायर कैसा होगा? इनफाइनाइट लॉन्ग होगा, मतलब उसकी लेंथ जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसकी वजह से फाइंड करनी है? एक वायर की वजह से फाइंड करनी है। वो वायर कैसा होगा? इनफाइनाइट लॉन्ग होगा। सबसे पहले तो कैसा होगा? इनफाइनाइट लॉन्ग होगा, और इनफाइनाइट लॉन्ग होने के साथ साथ वो वायर जो होगा वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, मतलब उस जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस डेरिवेशन को फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। इस चीज को क्लियरली समझिएगा। मैं सबसे पहले बनाता हूँ एक वायर। सपोज ये बनाया मैंने एक वायर, ठीक, ये बन गया वायर, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लाइन इधर उधर जा रही है, बट लाइन को नहीं, आप मेरी भावनाओं को समझिए, जो फीलिंग के साथ मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और स्ट्रेट और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि डेरिवेशन यहीं पे खत्म कर सकूँ। ओके, सो ये है हमारे पास एक वायर, ठीक बेटा। और ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर पॉजिटिवली चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज भी मान सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज ही मानेंगे, नेगेटिव चार्ज भी मान सकते हैं। बस चेंज क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको पता होगा कि अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो जो फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो जो फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आता है? चेंज आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में आता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज आता है, वैल्यूज में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है बेटा। वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता है। ओके, तो ये वायर मान लिया हमने ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है। कैसा है? एक जैसा है। और अलोंग द लेंथ है। कैसा है? अलोंग द लेंथ। और आपने एक चीज और पढ़ी थी, आपको याद होगा शायद, मैंने बताई थी आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा, चाहे मुझसे पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, बुक से पढ़ा हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जहां पर हमने पढ़ा था कि जब जो चार्ज अलोंग द लेंथ, जो चार्ज जो है वो अलोंग द लेंथ जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो चार्ज जो होता है वो अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे हम चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? लैम्डा से। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन L, या लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है। L लिख लो या लेंथ को लेंथ लिख लो, ठीक है। और इसके जो यूनिट होती है बेटा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी की या चार्ज पर यूनिट लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ये चार्ज पर लेंथ है तो चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलाम, और लेंथ की होती है मीटर, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलाम पर मीटर। क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या चार्ज अलोंग द लेंथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा वन इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन लेंथ। लेंथ मतलब जितने लेंथ पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस लेंथ की बात करते हैं, ठीक है।
एक यूनिट लेंथ है, ठीक बेटा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारे पास जो वायर है वो कैसा है, वो वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है। जो अभी हमारे पास चार्ज है बेटा, वो चार्ज कैसा है, वो इनफाइनाइट लॉन्ग है। अब पूरे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट लेंथ जाती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। इतना लंबा वायर है, इतने लंबे वायर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे जा करके। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से। और गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे बच्चा यहाँ पर क्या, गॉसियन सरफेस। हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, गॉसियन सरफेस बनाने वाले हैं। और वो गॉसियन सरफेस बेटा कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। वो जो गॉसियन सरफेस होनी चाहिए बेटा, वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिमेट्रिक क्यों होनी चाहिए। तो बेटा गॉस लॉ एक तो पहली बात तो क्लोज सरफेस पे लगता है, सिमेट्रिक इस वजह से होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट निकलना जरूरी है। क्योंकि असिमेट्रिक हुआ तो रिजल्ट या जो हम प्रूव करने वाले हैं वो चीजें हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी गॉसियन सरफेस होनी चाहिए वो सिमेट्रिक होनी चाहिए उस चार्ज के अलोंग, उस चार्ज के लिए, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक बेटा। और जो बेटा हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए जो गॉसियन सरफेस होती है वो होती है सिलेंडर। क्या होती है, सिलेंडर, ठीक है। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे बच्चा, हम ड्रॉ करेंगे एक सिलेंडर, ठीक है। तो एक अलग कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। मैं कुछ ऐसा कलर चूज करता हूँ, ठीक है बच्चा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, तो वो बताने से पहले कलर चेंज करके ही बताता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बच्चा, हर चार्ज की वजह से यूनिफॉर्मली है ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो सेम होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेम होगी। और होगी कैसे बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो चार्ज से दूर जाने पे क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा इंटेंसिटी होगी वो चार्ज से दूर जाने पे क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। जितना ज्यादा चार्ज से दूर होगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक बेटा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें बनानी पड़ेगी गॉसियन सरफेस। क्या बनानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होती है वो क्या होती है, वो सिलेंडर होती है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं क्या, एक सिलेंडर। क्या ड्रॉ करने वाले हैं, एक सिलेंडर, ठीक बेटा, ओके। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या ड्रॉ करने वाले हैं, एक सिलेंडर। और इस सिलेंडर की जो रेडियस है, मान लेते हैं जो चार्ज है वो सिलेंडर के बिल्कुल बीच पे रखा हुआ है, मिड पे, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे बेटा, r डिस्टेंस पे। तो ये जो r डिस्टेंस होगी ना, ये जो r होगी ना, ये इस सिलेंडर को जो हम बनाने वाले हैं इसकी रेडियस का भी काम करेगी, इस सिलेंडर की रेडियस का भी काम करेगी, ठीक है बच्चा। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। और ये गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर है। क्या है बेटा, सिलेंडर है। और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। और इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है वो ये है। इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है वो चार्ज ये है। वो चार्ज क्या है, ये चार्ज है जितना इस सरफेस के अंदर आ रहा है, जितना इस लेंथ एल के अलोंग आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आपको याद होगा यहाँ पर जो लैम्डा हो जाएगा, जो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बेटा यहाँ पर जो हम चार्ज की बात करेंगे वो चार्ज कितना होगा, क्यू। सपोज ये जो चार्ज है, ये जो मैंने रेड कलर से चार्ज बनाया है जो इस सिलेंडर के अंदर पे है, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू इनसाइड। क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड। इनसाइड मतलब बेटा ये चार्ज जो है ये सिलेंडर के अंदर पे है। इनसाइड क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है कहाँ पे है, सिलेंडर के अंदर है, ठीक बेटा। अच्छा, और अपॉन में लेंथ, तो ये चार्ज कितनी लेंथ में फैला हुआ है, तो ये चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लेंथ में फैला है। और इस लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, एल बोल रहे हैं। इस लेंथ को क्या बोल रहे हैं, एल। तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, क्यू इनसाइड अपॉन में एल। जो चार्ज इनसाइड है और अपॉन में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि चीजों को क्लियर बना सकूं। अब बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं किससे, गॉस लॉ की हेल्प से। और उसके लिए हमें फ्लक्स पता होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फ्लक्स पता होना चाहिए। अच्छा, फ्लक्स पता करने के लिए भी हमें काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसे नोट करिए, ठीक है बेटा। तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू, ये साइन हम बनाते हैं किसके लिए, फॉर अ क्लोज सरफेस। क्या होता है, फॉर अ क्लोज सरफेस। वो क्या होता है, ई डॉट डी ए। क्या होता है, ई डॉट डी ए। ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए क्या होता है, हमारा एरिया वेक्टर, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और ये बेटा होता है कितना है, ये होता है क्यू इनसाइड। क्या होता है, क्यू इनसाइड। इनसाइड क्यों लिख रहा हूं मैं, इनसाइड मतलब कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, कितना चार्ज सरफेस के अंदर है, इसलिए मैं क्यू इनसाइड यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यू इनसाइड और अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। आपको अगर याद हो तो गॉस लॉ यही था बेटा, क्या था, गॉस लॉ यही था कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। जो चार्ज होता है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चा। तो हमें यही यूज करना है। अच्छा, तो ये यूज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, हमें एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम गॉसियन सरफेस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 सरफेस हैं। कितनी सरफेसेस हैं, 3 सरफेस। देखिए पहली सरफेस तो ये ऊपर वाली सिलेंडर की, दूसरी सरफेस ये नीचे वाली सिलेंडर की, ठीक है बेटा। ये कौन सी सरफेस होगी आपकी, ये पहली सरफेस हो गई आपके सिलेंडर की। ये कौन सी सरफेस होगी, दूसरी। और ये जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, जिसे हम सीएसए भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कौन सी नंबर की सरफेस होगी आपकी, ये सरफेस नंबर होगी आपकी 3। और ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है, रेडियस है जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अब हमें बताना है कि सब हमारे पास एक कर्व सरफेस है और उस कर्व सरफेस पे, उस कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी। किसी भी कर्व सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हर जगह सेम होगी। कैसे, सपोज जैसे हम ऐसे, मैं ऐसे एक सरफेस बनाता हूँ, ये कर्व सरफेस है, ठीक बेटा, ऐसे ध्यान से देखना जरा इसे। अच्छा, ये है मिड पॉइंट जहां पर चार्ज रखा हुआ है, और ये चार्ज से बेटा यहाँ पे भी जाओगे, ये डिस्टेंस r होगी। अगर आप इस चार्ज से इस डिस्टेंस पे जाओगे तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। देखो चार्ज ऐसे ही तो डिस्ट्रीब्यूट है, देखो यहाँ पर अलोंग द लेंथ, चार्ज अलोंग द लेंथ है। तो आप किसी भी पॉइंट से चार्ज से किसी भी पॉइंट पे जाते हो सरफेस पे, तो वो डिस्टेंस कैसी होगी, वो डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस सरफेस पे, इस कर्व्ड सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इस कर्व्ड सरफेस पे वो क्या होगी, हर जगह सेम होगी। क्या होगी, हर जगह सेम होगी, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं और ड्रॉ करते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और इस सरफेस के अलोंग, इस सिलेंडर की सरफेस के अलोंग ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है, जो सिलेंडर ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर अगर आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है या कैसा होता है, नॉर्मल होता है, और रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर हो जाएगा डीए। अब बेटा देखो जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो यहाँ पर जो एंगल आ जाएगा, यहाँ पर जो थीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं आएगा, 0 आएगा। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो यहाँ पर थीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो बेटा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रही हमारी सरफेस, ये वाली सरफेस, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जब आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे रेडियली आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर डीए, और इन दोनों के बीच की जो वैल्यू हो जाएगी थीटा कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें इस सरफेस पे जब बेटा बात करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा। जो एरिया वेक्टर होगा कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, और सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस वाली सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पर भी जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने इस डायग्राम को क्लियरली समझ लिया है,
अगर आपने इस डायग्राम को क्लियरली समझ लिया है तो अब आपके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जो हमें निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, वी हैव ऑल दी वैल्यूज हियर। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइंड करिए और एक एक चीज को देखिए मैंने कहां से क्या बनाया है, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर्स का यूज किया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, ताकि चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, अब अगर इतना क्लियर आया है तो चलो हम निकालते हैं क्या, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स अगर हमने निकाल लिया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता चल जाएगी एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 3 सरफेस हैं तो हमारे पास 3 फ्लक्स होंगे, पहली सरफेस, दूसरी सरफेस और ये तीसरी सरफेस। पहली सरफेस ये वाली, देखो पहली सरफेस ये वाली, दूसरी सरफेस आपकी ये वाली और तीसरी सरफेस ये कर्व्ड सरफेस वाली। ठीक है, तो जो आप टोटल फ्लक्स निकालोगे बच्चा, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहली सरफेस का फ्लक्स, दूसरी सरफेस का फ्लक्स और तीसरी सरफेस का फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस का ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। दूसरी वाली का भी बेटा ये हो जाएगा क्या, ई डी ए कॉस थीटा, और बेटा तीसरी वाली का भी वही हो जाएगा क्या, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक बेटा, अच्छा अब बात करते हैं पहली वाली सरफेस का बेटा, पहली वाली सरफेस का, पहली वाली सरफेस पे हो जाएगा ई डी ए कॉस, और थीटा की वैल्यू बेटा कितनी थी, देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक, दूसरी वाली सरफेस पे आए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा की जगह कितना हो जाएगा, कॉस 90। देखो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। और तीसरी वाली पे आए तो ये हो जाएगा ई डी ए, तीसरी सरफेस पे देखो बेटा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही किसकी है, एरिया वेक्टर की है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 0, तो ये हो जाएगा cos 0। क्या हो जाएगा, cos 0। तो बेटा जो cos 90 की वैल्यू होती है, जो cos 90 की वैल्यू होती है वो होती है 0, और जो cos 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। ठीक, तो 0 होने की वजह से बेटा ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास जहां cos 0 की वैल्यू आप 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ई डी ए, क्या बचेगा, ई डी ए। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी सरफेस पे हर जगह कैसी होगी, सेम होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे हर जगह कैसी होगी, सेम। क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये रहा चार्ज, ये रहा क्या, चार्ज, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पे ये सरफेस है, तो बेटा हर चार्ज से ये डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है ना, हर चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी है, इक्वल है। अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी सरफेस से, कैसी होगी, सरफेस से इक्वल होगी। तो बेटा जो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होगी यहाँ पर, वो फील्ड भी हर जगह कैसी होगी, सेम होगी, वो फील्ड भी हर जगह कैसी होगी, सेम होगी। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो सेम होने की वजह से कांस्टेंट होगी, और ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा बेटा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डीए का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। ठीक है, समेशन भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन को समेशन भी करते हैं, मतलब जितने भी एरिया वेक्टर है इस सरफेस पे, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 0 0 हो गया। जितने कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर होंगे, ठीक है, सपोज जैसे ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है, इससे जितने भी एरिया वेक्टर होंगे, ऐसे बाहर की तरफ, 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 ऐसे करके सारे एरिया वेक्टर सरफेस से क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, कैसे होंगे, रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहे होंगे, 0 डिग्री का। तो सारे एरिया को वेक्टर को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है, किसकी सरफेस है, सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है। ये जो कर्व्ड सरफेस है किसकी कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है। तो सिलेंडर का जो CSA होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका phi इज इक्वल टू E इंटू कर्व, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता है बेटा 2 पाई RL, क्या होता है, 2 पाई RL। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है, हाँ आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो मैं यहाँ पे इसका आगे कर रहा हूँ ताकि मैं अगले पेज पे ना जाऊँ, यहीं पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो बेटा यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू आप लिख दो, जो फ्लक्स आएगा वो क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फ्लक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये फ्लक्स की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे, क्या, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे Q इनसाइड
अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल के। अब बात आती है क्यू इनसाइड की वैल्यू, ठीक है। तो आपको याद है लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बताई थी, क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में लेंथ, और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल है। यहाँ से आप क्यू इनसाइड की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर जो आप क्यू इनसाइड की वैल्यू निकालोगे, जो चार्ज की वैल्यू निकालोगे जो इनसाइड दी गॉसियन सरफेस है, वो क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू एल। तो आप क्यू इनसाइड की जगह पे क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है बेटा। एल से एल यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपकी वैल्यू बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वैल्यू मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, चलो यही लिखता हूँ आपके लिए, वो वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। मैं वापस से यहाँ पे कहीं लिख रहा हूँ, अगर आपके डायग्राम समझ में आ गया तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा इसको, ठीक है। अच्छे से बनाइएगा क्योंकि पूरा डेरिवेशन की जान यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया एज लाइक तुम्हारी भी कोई जान होगी, तो इस डेरिवेशन की जान ये फिगर है, ठीक है। और जिसकी जो जान है अगर आपने उसको संभाल के रखा तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा कितनी आई, मैं वापस से करके दिखा दूं क्या आई थी, क्यू इनसाइड की वैल्यू हमने रखी थी ना, लैम्डा इंटू एल, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या था, E इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कट गया, तो जो E की वैल्यू आई वो क्या आई बेटा, कट तो आपका भी गया होगा कभी ना कभी, वैसे यहाँ पे हुआ है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से। और यहाँ पर अगर हम E और R के बीच में रिलेशन देखें, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि वो चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, वो चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर E और R के जो बीच में रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, E is inversely proportional to 1 upon R, ठीक है। जो E है R के इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर R की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको इसका ग्राफ भी बता देता हूँ कि अगर R और E का ग्राफ बनाना हो तो बेटा वो कुछ ऐसा बनता है, ये मतलब जैसे जैसे E की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे E की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी E की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू बढ़ेगी, E की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये E वर्सेस R का ग्राफ है, E वर्सेस R का ग्राफ भी यहाँ पर आपको पता चल गया, एंड दिस इज योर कंप्लीट डेरिवेशन। मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करिए और एक एक चीज को क्लियर करिए। और मैंने वापस से बोला है कि अगर जितना अच्छा आपने डायग्राम बना लिया, चीजों को आपने जितना अच्छा समझ लिया, जितने अच्छे से वैल्यू निकाल ली, उसके बाद तो फिर सॉल्व ही करना होता है। इसमें क्या ही है ऐसा, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं बेटा, ये तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजिए, मैं वापस से शॉर्ट आउट करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस, एंड ज़्यादा से ज़्यादा। और एंड वन मोर थिंग कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, आपको समझ नहीं आ रहा है या आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।